हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिम्मत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ रहे थे क्लास 10 को और उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो जो है उम्मीद करते हैं आप लोग जो है पार्ट 1 देखे होंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग जहाँ पर रोके थे वहीं से जो है पार्ट 2 में शुरुआत करते हैं। तो जो है पार्ट 1 में आप लोग ये सीख चुके थे कि जो है अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन रहता है वो नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है और उसके बाद फिर जो है वो अलग अलग ऑर्बिट में घूमता है। तो पहले कक्षक में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर पहले कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा है तो पहले कक्षक में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 2 हो सकती है। अगर दूसरे में घूम रहा है तो दूसरे में जो है मैक्सिमम हो सकती है 8 और तीसरे में 18 और उसके बाद फिर 32। एक फार्मूला बताया था आप लोगों को जो है 2n² वाला। उस तरीके से n का मान 1 रखेंगे तो पहले कक्षक में निकल जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरे कक्षक में, 3 रखेंगे तीसरे कक्षक में और 4 रखेंगे तो चौथे कक्षक में। पता हो जाएगा कि कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका मतलब यहाँ से ये इतना पता चल जाता है कि जिस भी एटम्स के परमाणु के लास्ट ऑर्बिट में लास्ट कक्षक में जो है 2, 8, 18 या फिर 32 ये इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होंगे। इसीलिए जो लास्ट के एलिमेंट हैं, लास्ट के एलिमेंट क्या है? लास्ट के एलिमेंट हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। ये हैं। इनके लास्ट ऑर्बिट में जैसे हीलियम का अगर परमाणु क्रमांक देखें तो होता है 4, होता है 2, ये हो जाएगा 2। और नियॉन का देखते तो इसका होता है 10, तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगले कक्षक में जो है 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। आर्गन का होता है 18 होता है तो पहले कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरे में 18। इस तरीके से अगर हम पूरे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो है उनके लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। और अगर इतना इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में रहते हैं तो जो है वो क्या करते हैं, वो अभिक्रिया किसी दूसरे से नहीं करते क्योंकि वो अपने आप में ही स्टेबल रहते हैं, अस्थायी रहते हैं। लेकिन जिन भी एटम्स के परमाणु के लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 और 32 के टर्म में नहीं रहते हैं, वो या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर या फिर गेन करने पर उन पर चार्जेस आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं मतलब निकालते हैं तो उन पर धनात्मक आवेश आता है और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उन पर ऋणात्मक आवेश आता है। और ग्रहण क्यों करते हैं, निकालते क्यों हैं, इसका रीजन ये है क्योंकि हर एक इंसान क्या सोचता है, जैसे हर एक इंसान सोचता है वो स्टेबल होना। इसी तरीके से जो एटम्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि हम जो है स्टेबिलिटी को प्राप्त कर लें। तो स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। यही रीजन होता है कि उन पर चार्जेस आ जाता है। जब चार्ज आता है तो उनको एटम्स ना बोल करके उनको आयन्स बोला जाता है, आयन कहा जाता है। तो हम आप लोगों को बता चुके थे, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है 30 तक परमाणु क्रमांक याद कर लिए होंगे। तो हम जो है पढ़ते हैं सोडियम के बारे में। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का प्रतीक होता है Na और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 11 होता है। अब इसको हमें भरना है तो पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा। अगले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? मैक्सिमम हो सकता है 8। अगले ऑर्बिट में कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि पहले कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद फिर 8 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट में देख सकते हैं ना तो जो है 8 इलेक्ट्रॉन है ना तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या होगा? लेकिन अब इसमें भी देखना पहले कक्षक में ही 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं कि यहाँ पर अब सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत, हमें बोल दी लास्ट ऑर्बिट में 2 होना चाहिए। इसका मतलब पहले कक्षक, अगर पहला कक्षक है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ये नहीं कि लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो है यहाँ पर हमें 8 इलेक्ट्रॉन करना है या फिर 18 इलेक्ट्रॉन करना है। इस थर्ड वाले पर पहले 8 होगा, उसके बाद फिर 18 होता जाता है। तो यहाँ पर ये बताइए कि जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान है कि फिर 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है कि जो है एक इलेक्ट्रॉन को 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो यहाँ से देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा आसान होता है। तो इसलिए क्या करता है, Na एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। निकालने पर Na पर क्या आ जाता है? Na प्लस आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद।
तो इस तरीके से देख सकते हैं कि Na पर प्लस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि ये अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन निकाल देता है और लास्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के कारण इस पर चार्ज आता है और ये स्टेबल हो जाता है। अब इस तरीके से अगर हमें Na पर चार्ज पता हो गया तो Na जो है जैसे ग्रुप में आता है, अगर हम आगे जो है 10th क्लास में हम पीरियोडिक टेबल के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो लेकिन यहाँ पर कुछ उसका जो है हम जो है बनाए हैं कुछ तरीका अपना। तो जैसे क्या है Na पर प्लस चार्ज है, तो अगर हमें Na पर प्लस चार्ज पता है तो हम लोग बेसिकली उसके एक पार्ट को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, अगर पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो हाइड्रोजन मिलता है, उसके नीचे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रेंसियम। इसको याद करने का तरीका क्या है, हमारे लिए नमकीन, काजू, रबड़ी, किशमिश फ्री, ये इसको याद करने का तरीका है। लेकिन अब ऐसा नहीं Na है तो इसके लिए नमकीन याद कर लो, नमकीन नहीं याद करना है। Na को बस समझना है कि नमकीन से Na है तो Na मतलब सोडियम होगा, ये नहीं नमकीन हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे लिए नमकीन, काजू, रबड़ी, किशमिश फ्री, ये पूरा इसका है। यहाँ पर हम निकालेंगे Na का। Na पर क्या है, Na पर प्लस चार्ज है। अगर Na पर प्लस चार्ज है, ये इसी श्रेणी में है, तो इसके जितने भी तत्व होंगे, एलिमेंट होंगे, सब पर यही चार्ज रहेगा। तो लिथियम पर भी प्लस चार्ज रहेगा, सोडियम पर भी रहेगा, पोटेशियम पर भी रहेगा, रुबिडियम पर, सीजियम पर और फ्रेंसियम पर, सब पर जो है क्या रहेगा, प्लस चार्ज रहेगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है क्योंकि ज्यादातर पूछा जाता है इन्हीं चारों के बारे में, इन्हीं चारों पर हमें विशेष फोकस करना है कि सोडियम पर प्लस, हाइड्रोजन पर प्लस होता है, लिथियम पर प्लस होता है, सोडियम पर प्लस होता है और पोटेशियम पर प्लस होता है। इसके बाद फिर जो है दूसरा टॉपिक है, दूसरे टॉपिक में हम आप लोगों को बताए थे सोडियम के बाद फिर दूसरा बताए थे मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का अगर देखा जाता है तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, जो Mg का परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है, वो होता है 12। तो 12 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन 2n² से, अगले कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, अगले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से क्या है, मैग्नीशियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से अगर इसको स्टेबल होना है तो 6 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर से लेना पड़ेगा, या फिर जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान पड़ता है 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने की अपेक्षा। तो जो है यहाँ से मैग्नीशियम क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। और निकालता कौन है, पैसा कौन देता है, जिसके पास जो प्लस में रहता है। इसलिए Mg क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इस पर 2 चार्ज आ जाता है, Mg+2। तो यहाँ से Mg पर +2 चार्ज क्यों होता है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Mg पर अगर +2 चार्ज है तो Mg किस ग्रुप में आता है, इस ब्लॉक का तत्व है, किस ग्रुप में आता है, उसके सारे जितने एलिमेंट होंगे सब पर 2 ही चार्ज होगा। तो यहाँ से जैसे है ये दूसरे में आता है तो Mg पर +2 चार्ज है। तो इसके लिए क्या है, बोरान, बेरिलियम है, यहाँ पर बोरान नहीं सॉरी बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और ये बेरियम और एरियम ये है। तो यहाँ से इसका अगर देखने का तरीका तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो इसके लिए तरीका ये है, इस तरीके से आपको ध्यान में आ जाएगा। लेकिन जो है हमें इसमें अगर चार्जेस के बारे में बात करनी हो तो 3 का ज्यादा यूज होता है। जैसे बेरिलियम पर पूछा जाता है कितना चार्ज होता है, तो +2, बेरिलियम पर कितना, +2, मैग्नीशियम पर कितना, +2, कैल्शियम पर कितना, +2। तो ये तीनों चार्जेस होते हैं जो है बेरिलियम पर, मैग्नीशियम पर और कैल्शियम पर, ये तीनों चार्ज रहते हैं। इन पर क्या होता है, 2-2 चार्जेस रहते हैं। इसके बाद फिर इसके बाद हम लोग जो है देखते हैं बोरान फैमिली के बारे में। तो जो है यहाँ से हम आप लोगों को बताए थे कि जो एल्यूमिनियम होता है एयर, इस पर कितना चार्जेस होता है, इस पर जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। तो 13 होता है। तो इसके जो है पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। अगले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और लास्ट वाले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो एल्यूमिनियम होता है वो क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा या फिर 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो उसको क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने की अपेक्षा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना आसान पड़ता है, 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करना कठिन पड़ता है। इस कारण से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। और एल्यूमिनियम पर क्या आ जाता है, +3 चार्ज आ जाता है। तो एल्यूमिनियम पर क्या होता है, +3 चार्ज आ जाता है। इस तरीके से एल्यूमिनियम पर +3 चार्जेस है। तो एल्यूमिनियम के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं, परमाणु हैं, उन पर क्या होगा, +3 चार्ज होगा।
तो बोरान पर भी +3 चार्ज होता है, एल्यूमिनियम पर भी 3 चार्ज। तो इन दोनों का यूज ज़्यादा पड़ता है जो है, बाकी इनका यूज कम पड़ रहता है। अब इसके बाद फिर आ जाते हैं कार्बन 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 फैमिली पर। तो कार्बन पर क्या होता है, कार्बन जो है, कार्बन का अगर परमाणु क्रमांक देखा जाए C बराबर कितना होता है, 6 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 4, इसका मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये 4, अब यहाँ से बात ये आती है कि जो है 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन निकाल सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो इस पर +4 चार्ज आ जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर -4 चार्ज आएगा। तो लेकिन हम लोग कहीं पर भी इसको नहीं देखते कार्बन के पास +4 चार्ज है और कार्बन के पास -4 चार्ज है, ऐसा क्यों नहीं होता है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कार्बन +4 आयन या फिर -4 आयन क्यों नहीं बनाता है, तो इसका रीजन क्या है। अब यहाँ से अगर देखें तो जो कार्बन होता है, जो कार्बन है उसके पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, जो इसका नाभिक रहता है, नाभिक जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। अब नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है आकर्षण बल काम करता है, अट्रैक्शन फोर्स जिसको बोलते हैं। ये जो नाभिक होता है, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है, इस पर फोर्स लगाता है, इसको अपने तरफ बांधे रखता है। इसका मतलब बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो ये नाभिक क्या करता है, उसको खींचने का प्रयास करता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन खींचना हो तब तो ठीक बात है, यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन को खींचना है तो इसके पास इतनी क्षमता नहीं होती है कि 4 इलेक्ट्रॉन को ये खींच सके, अपनी तरफ आकर्षित कर सके, अट्रैक्ट कर सके। यही रीजन होता है कि कार्बन जो है C-4 आयन नहीं बनाता है। अब +4 आयन बनाने का मतलब क्या है, ये रीजन हो गया, -4 आयन नहीं बनाता है, +4 कार्बन C+4 आयन क्यों नहीं बनाता है, इसका रीजन क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है और जो इसका जो इसका इलेक्ट्रॉन है, लास्ट कक्षा में जो इसका इलेक्ट्रॉन है, उसके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो जो है अगर देखा जाए तो इतना भी कम नहीं होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। इतना भी कम नहीं होता है, जैसे माइनस में ये पढ़े कि इतना भी ज़्यादा नहीं होता है कि खींच सके बाहर से, और प्लस में ये पढ़ते हैं इतना भी कम नहीं होता है कि यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सके। तो इस कारण से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना भी मुश्किल पड़ता है और 4 इलेक्ट्रॉन को इस पर डालना भी मुश्किल पड़ता है। और यही रीजन होता है कि कार्बन जो है +4 आयन और -4 आयन नहीं बनाता है। कार्बन क्या होता है, कार्बन केवल सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और सहसंयोजक बंध बनाने के कारण ही जो है कार्बन का +4 आयन और -4 आयन न बनाना, इसका संयोजक बंध बनाना, ये जो है इसके कारण ही एक अलग केमिस्ट्री ही जो है 11th क्लास में हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोला जाता है। अगर कार्बन का इस तरीके का नेचर ना होता तो हम इसके बारे में इस तरीके से ना पढ़ते। तो ये रीजन होता है कि कार्बन जो है सहसंयोजक बंध बनाता है। अब कार्बन से रिलेटेड जितने भी हैं, अब जैसे कार्बन जो है पी ब्लॉक के एलिमेंट में आता है, बोरान से लेकर के ये सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है। तो यहाँ से जो है अगर कार्बन के बारे में देखा जाए तो कार्बन के नीचे क्या है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्कैंडियम और ये पीबी लेड, स्टेनस बोला जाता है इसको पीबी बोला जाता है। अब यहाँ से इसका तरीका क्या है, का सी से का हो जाएगा, सी, SI से सी, जी से जी, SN से सन की, पीबी से पागल। तो काशी जी सन की पागल, इस तरीके से आप जो है याद कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये आयन नहीं बनाता है, सिलिकॉन भी आयन नहीं है। यहाँ पर ध्यान देना, सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है, जिनका यूज कहाँ पर होता है, जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उनका यूज जो है अगर ट्रांजिस्टर बनाया जाए तो उसमें होता है। जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसका बहुत सारा एप्लीकेशन जो है हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि जो है कार्बन और इसके जो ग्रुप के हैं वो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसमें से अगर सेमीकंडक्टर पूछा जाए तो ये दोनों सेमीकंडक्टर हैं। तो इसके बाद फिर जो है अब देखते हैं नाइट्रोजन का क्या होता है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, अब नाइट्रोजन का देखते हैं, नाइट्रोजन का क्या होगा। तो नाइट्रोजन का क्या होगा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7। इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक देखा जाएगा कितना होगा, 7 होगा।
अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक अगर 7 है तो इसका मतलब इसके पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और अगले कक्षक में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या होगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, दो ही कंडीशन हो सकती है। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ जो है ये ज़्यादा सही रहता है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर इसमें ज़्यादा रहती है, बजाय कि 5 इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करता है। अब कोई अगर वैसे ही व्यक्तिगत जीवन में देखें, अगर कोई किसी से पैसा लेता है तो क्या हो जाता है, उसका ऋणी हो जाता है, मतलब वो डेप्ट में चला जाता है, वो उसका ऋणी हो जाता है कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो लेने पर क्या होगा, इस पर क्या जाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतना चार्ज आ जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है उतना माइनस चार्ज आ जाएगा। तो नाइट्रोजन पर क्या होता है, -3 चार्ज होता है। तो नाइट्रोजन पर -3 चार्ज होता है। इसके नीचे आता है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, इस तरीके से। तो इसको कैसे याद करेंगे, एन से हो जाएगा न्यूज पेपर, आज, ए से आज, सब बिकेगा, जितने भी न्यूज पेपर हैं आज सारे बिक जाएंगे, इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम नाइट्रोजन पर -3 याद कर लिए तो इस पर भी -3 हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों का हमें ज्यादा जरूरत पड़ता है, इन्हीं दोनों का ज्यादा जरूरत पड़ता है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसके लास्ट ऑर्बिट में जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान पड़ेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान पड़ता है, इसलिए ऑक्सीजन क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके -2 जो है इस पर आयंस आ जाते हैं, -2 चार्ज आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन पर कितना होगा, -2 चार्ज होगा। तो ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होगा। अब ऑक्सीजन की क्या, ऑक्सीजन के नीचे क्या है, सल्फर है, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। तो इसका तरीका क्या है, ओम शांति से टीपो, मतलब परीक्षा हो रही है तो ओम नाम का लड़का है, उसको कहा जा रहा है कि शांति से टीप लो। तो इसका मतलब ओम से हो जाएगा वो, शांति से हो जाएगा एस, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। ये याद करने का एक तरीका है। तो यहाँ से ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज है, सल्फर पर भी क्या होगा, -2 चार्ज होगा। तो इन दोनों पर कितना चार्जेस कितना हो जाएगा, -2 चार्ज होगा। अब इस तरीके से देखते हैं फ्लोरीन पर। फ्लोरीन पर क्या होगा, फ्लोरीन पर इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर देखते हैं तो 9 होता है परमाणु क्रमांक। तो F का 9 होता है, तो इसका मतलब पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब इसको क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको दे दिया जाएगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये फ्लोरीन जो है इस कारण से 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, उस पर माइनस आयन आ जाता है। और यहाँ से ध्यान देना, फ्लोरीन एक ऐसा जो है परमाणु है जो कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है तो फ्लोरीन है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। जब इसको पेरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से इसको देखेंगे क्यों होती है, इसका पूरा रीजन सही। तो यहाँ पर फ्लोरीन पर माइनस चार्ज हो गया। तो इसी तरीके से इसके पूरे, तो FCBI याद रखना है, C से हो जाएगा क्लोरीन, B से हो जाएगा ब्रोमीन और I से आयोडीन। इन सब पर क्या होगा, माइनस चार्ज होते हैं। तो इन तीनों का यूज ज्यादा होता है। तो इस तरीके से कितना किस पर चार्ज होगा, अगर यहाँ से बेसिकली देखिए 5 या 6 को याद कर लें, जितने भी सबके 1 2 3 4 5 6 और 7 में याद कर लें तो हमें कम से कम 21, मतलब इसका 2 गुना, 7 गुना 14, मतलब 21 लगभग हमें इस पर कितने चार्ज होते हैं, जितना मैंने जो है गोले में किया है ये तो एकदम पता होने ही चाहिए कि इस पर इतना चार्ज होता है। और ये तरीके से, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना ज़्यादा जो है जरूरी होता है याद करने के लिए। अगर एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो हम लोग जो है किस पर कितना चार्ज होता है उसको निकाल देंगे। अब यहाँ से कुछ और भी जो है एलिमेंट्स हैं जिन पर जो है चार्जेस होते हैं, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम लोग जो है देखते हैं, तो हम लोग जो है कुछ और परमाणु हैं जिस पर देखते हैं किस पर कितना चार्ज होता है। जैसे कॉपर का देखते हैं, तो कॉपर पर जो है, कॉपर अगर रहता है तो इसमें 2 पार्ट होता है, एक होता है क्यूप्रस, एक होता है क्यूप्रे। क्यूप्रस रहेगा तो कॉपर पर 1 चार्ज रहेगा, और क्यूप्रस, जहां ध्यान रखना प्रस रहेगा, क्यूप्रस रहेगा तो इस पर 1 चार्ज होगा CO+। क्यूप्रिक रहेगा तो इस पर 2 चार्ज होगा, क्यूप्रिक। और उसके बाद फेरस और फेरिक 2 होता है। Fe पर Fe रहेगा तो फेरस होगा, फेरस पर 2 होगा, फेरस
और फेरिक रहेगा तो इस पर क्या होगा, +3 होगा। तो फेरिक रहेगा तो इस पर +3 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर +3 हो जाएगा और यहाँ पर जो है +2 होगा। तो यहाँ से क्यूप्रस, क्यूप्रिक हो गया, फेरस हो गया, फेरिक हो गया। और इस तरीके से स्टेनस और स्टेनिस, तो स्टेनस पर +2 होता है, ध्यान रखना जिसमें अस लगा रहता है उसका कम होता है, स्टेनस, स्टेनस। और क्या होगा, SN+4 होता है स्टेनिक, स्टेनिक। तो स्टेनिक का कितना हो जाएगा, स्टेनिक का हो जाएगा +4। तो ये कुछ चार्जेस हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और भी कुछ चार्जेस, जैसे OH है तो OH पर माइनस होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। HCO3 है, बाइकार्बोनेट है तो इस पर माइनस चार्ज होता है। CO3 है तो इस पर -2 चार्ज होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट। ये क्या होता है, कार्बोनेट, ये कार्बोनेट होता है। इसी तरीके से जो है अगर सल्फेट की बात की जाए, SO4, इस पर -2 चार्ज होता है। यहाँ से हम लोग जो है कुछ और तत्वों पर जो है परमाणुओं पर कितना चार्जेस होते हैं उनको देख लेते हैं। जिससे सल्फेट अगर बोला जाता है तो SO4, इस पर माइनस चार्ज होता है। दूसरा है बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट रहेगा HCO3, बाइकार्बोनेट होता है, इस पर माइनस चार्ज होता है। बाइसल्फाइड तो HSO3, इस पर माइनस चार्ज होता है। फास्फेट रहेगा तो PO4 होगा, -3 होगा। नाइट्रेट रहेगा NO2, जो है माइनस चार्ज रहेगा। और CN पर, इस पर भी माइनस चार्ज रहता है, NO3, इस पर भी नाइट्रेट है तो इस पर भी माइनस चार्ज रहेगा। ZN पर +2 चार्ज रहता है। Hg अगर कहीं पर भी मर्क्यूरस रहेगा, सॉरी यहाँ पर जो है क्या रहेगा, ये इसका है और जो है मर्क्यूरस है, Hg+2, ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी। इसका मतलब जिस पर चार्ज कम रहता है, ध्यान रखना वो क्या रहेगा, वो रस में रहेगा, मतलब मर्क्यूरस, और ये क्या हो जाएगा, मर्क्यूरी। और लेड Pb पर कितना चार्ज होता है, +1 चार्ज होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि इस पर कितना चार्ज होता है। तो इसको क्या करें, दो का उसमें तो समझाए थे किस तरीके से पीरियोडिक टेबल में था, इसमें भी कुछ पॉइंट्स को जैसे जैसे यूज में आता है वैसे वैसे आप जो जैसे फार्मूले यूज करते हैं मैथ में, वैसे किस पर कितना चार्ज होता है ये भी धीरे धीरे प्रैक्टिस के दौरान आ जाएगा। तो इतना चार्जेस अगर आपको पता रहता है तो आप लोग जो है किसी भी फार्मूले को अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ फार्मूले हम लिखे हैं, अगर इनको बनाना चाहें, जैसे क्या है, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्या है, Na होता है और क्लोराइड का फार्मूला होता है Cl। Na पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, Cl पर माइनस, तो क्या हो जाएगा, NaCl, ये बन जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का NaCl। क्यूप्रस ऑक्साइड है, अब ध्यान देना इसमें दो होता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। तो क्यूप्रस पर बताए हैं प्लस चार्ज होता है, Cu+, और ऑक्सीजन पर होता है 2 माइनस चार्ज, ठीक है। अब ये 2 चार्ज यहाँ पर आ जाता है तो Cu, ये 2 चार्ज यहाँ पर आएगा 2 होगा, और ये वाला चार्ज यहाँ पर चला जाता है 1, यहाँ पर तो 1 लिखा नहीं जाता, Cu2, इसका फार्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक सल्फेट, तो क्यूप्रिक में क्या हो जाएगा, Cu पर कितना चार्ज होगा, 2 चार्ज होगा, और उसके बाद फिर सल्फेट, तो फार्मूला होता है SO4 -2 चार्ज। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cu2SO4 का होल 2, तो कट जाएगा CuSO4, ये हो जाएगा। तो क्यूप्रिक सल्फेट में ये आ जाएगा फार्मूला। इस तरीके से जिंक सल्फेट का होता है Zn, तो Zn पर अभी देखिए कितना चार्ज होता है, 2 चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 चार्ज, तो Zn, ये 2 चार्ज इधर ट्रांसफर होगा, और SO4 पर 2 चार्ज इधर ट्रांसफर होगा, तो ये दोनों कट जाता है, तो ZnSO4, इसका फार्मूला हो जाएगा जिंक सल्फेट का। इसी तरीके से जो है हम लोग पोटेशियम क्लोराइड का देखते हैं, तो पोटेशियम पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, तो KCl फार्मूला बन जाता है। एल्यूमिनियम पर जो है 3 चार्जेस होते हैं, क्लोरीन पर 1 चार्जेस, तो यहाँ पर ये आ जाता है, Cl1 हो जाता है और Cl3। इस तरीके से जो है हम फार्मूले को बना सकते हैं। तो यहाँ से जितने भी कॉन्सेप्ट जो है हमें बेसिक पॉइंट जो हम कह रहे थे, जो है 10th क्लास को पढ़ने के पहले पता होने चाहिए। तो अगर इतने बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को पता है तो जो है चैप्टर को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरा वीडियो जो है यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जो भी आप लोगों को जो भी क्वेरीज हैं या कुछ पूछना है उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में जो भी कमियां लगती हैं आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या मेरे वीडियो पहुंचाएं
और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लास 10th के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।